Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो क्लैरिटी में डिफरेंस है ना, है ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। मैं देखता हूँ। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड सर सुनिए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। केम छो सर? आ जाओ बच्चे, सब बच्चे आ जाओ। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। केम छो सर? तुम में से कितने बच्चे हैं जो अभी 12th क्लास में हैं? ऐसे ही बच्चे क्या जो 12th क्लास में, या सारे पास हो 12th? मैं तो पास हो गया हूँ, निकल गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सारे पास हैं, 12th पास हो सब बच्चे। सर सुनिए ना। हाँ बच्चे। सर अंकुश का मतलब क्या होता है? अंकुश। हाँ, इसमें लिखा है कि परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। अंकुश का मतलब हो गया हुक, जो हमने पढ़ा था ना, जब मैंने तुमको डायग्राम बना के बताया था किसका, प्लेटीहेल्मिन्थेस में टीनिया का। तो मैंने बताया था ये रोस्टेलम है, इसके पास में यहाँ पे कुछ कांटे जैसे होते हैं, ये है अंकुश, है ना, इसको बोलते हैं अंकुश। और क्या और दूसरा क्या बोला तुमने? चूसक। उसको तो सकर बोलते हैं। वो क्लियर है सब वाला। आज तुमको बोर्ड जो है वो क्लियर दिख रहा है क्या? थोड़ा ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्शन वगैरह कम हो गया? हेलो सर जी। No, sir, clear है। हेलो सर। सर जी, ये जो क्या बोलते हैं अंतरकोशिक और अंतरकोशिक है, दोनों में क्या अंतर होता है बताइए ना। अंतरकोशिकीय और अंतरकोशिकीय। हेलो। अंतरकोशिकीय और अंतरकोशिक, अंतःकोशिक सर जी, अंतःकोशिकी और अंतरकोशिकी। ओके, देखो सर जी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अंतःकोशिकीय एक ये वर्ड होता है, कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हो? अंतरकोशिकीय। सर जी यही वाले चैप्टर फोरम में पाया जाता है। ये दो वर्ड में डिफरेंस पूछ रहे हो? अंतःकोशिकीय और अंतरकोशिकीय इसी में। हेलो सर। हाँ बच्चे। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर डाइजेशन सर जी ये ना इसी चैप्टर्स में। हाँ ठीक है सर जी ये इसी में दिया है एनिमल किंगडम में। देखो तो सही, देखो अंतःकोशिकीय हमने पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। हमने दो वर्ड यूज किया था, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, ये दो वर्ड यूज किए थे। अंतः वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, और अंतरकोशिकीय का मतलब होता है इंटर सेलुलर, ठीक है। इंट्रा विदिन होता है, विदिन अंदर। जैसे मान लो दो स्कूल है, उसके बीच में कोई कंपटीशन होना है, तो हम क्या बोलते थे? हम बोलते हैं इंटर स्कूल चैंपियनशिप है या इंटर स्कूल कंपटीशन है। सुना ये वर्ड? यस सर। तो जब भी बोलते हैं इंटर स्कूल चैंपियनशिप, तो इसका मतलब होगा कि दो अलग अलग स्कूल है, उनके बीच में चैंपियनशिप हो रही है, तो हम बोलेंगे इंटर स्कूल चैंपियनशिप। लेकिन यदि एक ही स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी आपस में कंपटीशन होगी, तो बोलेंगे इंट्रा स्कूल चैंपियनशिप। यानी इंट्रा जो है, या तो इंग्लिश में ध्यान रखो, यहाँ पर ए का मतलब हो गया एक, और यहाँ पर ए नहीं मतलब बहुत सारे अलग अलग। तो यदि कोई कोशिका के अंदर, यानी मान लो कोई भोज्य पदार्थ था, वो यहाँ से अंदर आया, फूड जो है वो अंदर आया, अब इस फूड का डाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर लाइसोसोम जो इसे डाइजेस्ट कर रहा है, तो क्या हुआ? सेल के अंदर हुआ, सेल के अंदर डाइजेशन हुआ, तो क्या बोलोगे? अंतःकोशिकीय पाचन या इंट्रासेलुलर डाइजेशन। आगे बात समझ में? अब मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, यदि डाइजेशन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया यहां पर हो रही है, तो क्या बोल दोगे? अब तो कोशिका के अंदर नहीं हो रही, क्या हो रही है? दो कोशिका के बीच में या बाहर में।
तो या तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोल दें या फिर बोलेंगे इन दोनों के बीच में है तो इंटरसेलुलर, दोनों ने अपने अपने एंजाइम जो है वो यहाँ पर डाले और पाचन का काम यहाँ पर किया, तो इसको क्या बोल दोगे? इसको बोल दोगे अंतर कोशिकीय पाचन। आगे के बात समझ में आई? यस सर। के बाद यस सर। अंतर का मतलब हो गया सेल के अंदर और इंटर का मतलब हो गया दो सेल के बीच में यानी सेल के बाहर, इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं इंट्रा, इसको बोल देते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देख समझ गए क्या? अब जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, ये स्टमक है मान लो, तो यहाँ पर जब हम डाइजेशन की प्रक्रिया देख रहे हैं तो क्या किया, हमारी जो म्यूकोसा है स्टमक की, उसने क्या किया, एंजाइम बना के यहाँ पर सीक्रेट कर दी और जो भोज्य पदार्थ यहाँ पर आया था, जो हमने खाया था वो यहाँ पर आया था, उसका डाइजेशन हुआ। तो डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर। आई बात समझ में? तो इस टाइप से यदि हाँ तो अंतरकोश के अंदर क्या होगा, सेल अपने एंजाइम्स किस में डाल देगा, जो उसकी ल्यूमेन है उसके अंदर डाल देगा और वहां पर डाइजेशन होगा, और यदि वो पहले इंगल्फ करे फिर खाए तो फिर उसे तब डाइजेस्ट करे, तो हम उसे बोलेंगे अंतरकोश के पाचन। सर इंटरसेलुलर तो एडवांस कैरेक्टर है ना? हाँ एडवांस कैरेक्टर है। सर टीनोफोरा में कैसा होता है? टीनोफोरा के अंदर भी मोस्टली दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं। वैसे टीनोफोरा ज्यादातर नहीं, टीनोफोरा के अंदर भी दोनों ही होते हैं, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों टाइप के होते हैं, या तो सेल के बाहर भी एंजाइम सीक्रेट कर सकते हैं या अंदर भी एंगल्फ करके भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। मतलब सर पोरीफेरा में बस कोशिका के अंदर होगा और सिलेंट्रेटा से पोरीफेरा में भी दोनों होते हैं, इंट्रासेलुलर दोनों होता है। हाँ दोनों। हाँ पोरीफेरा और टीनोफेरा में होता है। सर परिवर्धन को एक बार फिर से बता हेलो दीजिए सर क्या जी। होता है? परिवर्धन, यस सर। परिवर्धन का मतलब तो डेवलपमेंट होता है। परिवर्धन Yes, का sir. मतलब डेवलपमेंट, हाँ तो जो भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है उसको परिवर्धन। सर जी उसको विकास सर भी जी, बोलते हैं क्या थोड़ा सर? सा और कुछ वृद्धि। पूछ सकती हूँ? परिवर्तन और वृद्धि में थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ग्रोथ वाला चैप्टर तब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, बट वृद्धि का मतलब सिर्फ आकार में बड़ा होना होता है और परिवर्तन का मतलब आकार में बड़े होने के साथ साथ अपने काम को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल बनना होता है। ठीक है? हेलो सर। यस सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन को समझाइए ना। जिसके अंदर लार्वा नहीं बनेगा, जिसके अंदर लार्वा नहीं बनेगा उससे हम बोलेंगे प्रत्यक्ष डेवलपमेंट। हम लोगों का जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, हमारे अंदर कोई लार्वा स्टेज नहीं होती। ठीक है? टीनोफोरा के अंदर भी डेवलपमेंट जो है वो प्रत्यक्ष है, कोई लार्वा स्टेज नहीं आती। ठीक है? और जिनके अंदर लार्वा स्टेज आती है, जैसे सिलेंट्रेटा तुमने पढ़ा या तुमने प्लेटिहेल्मिन्थेस वाला पढ़ा, तो उनके अंदर डेवलपमेंट को क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट। तो लार्वा अवस्था के द्वारा जब परिवर्तन होता है तो उसे बोल देते हैं अप्रत्यक्ष, और यदि लार्वा अवस्था नहीं होगी तो प्रत्यक्ष। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। सर टीनोफोरा में तो अप्रत्यक्ष यस प्रवर्धन सर, होता है ना सर? प्रत्यक्ष करके दिया है और लार्वा नहीं होती ऐसे भी दे दिया है। यस सर, हिंदी मीडियम में गलत लिखा है वो। अच्छा, तो फिर अंग्रेजी वाली बुक देख लो, क्योंकि कल तुमने इसी बात पे मुझे वो किया था, रोका था। लेकिन आपको यस बताया सर, था उसमें जी, लार्वा लार्वा होता बनता है है। पर ना कि लार्वा बनता है तब फिर तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा। एक बार रुको मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो ये तुम गलत कर दोगे, क्योंकि ये तो कल तुमने ही मुझे बोला था कि सर बुक में ऐसा लिखा हुआ है। एक बार रुको मैं इंग्लिश वाले में चेक कर लेता हूँ। क्योंकि ये बात सही है कि हिंदी वाली बुक में ना कुछ चीजें गलत दी हुई है, हम कंफर्म कर लेते हैं। सर कुछ नहीं, बहुत सारा गलत है। सर इसी प्रकार के एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बच्चे इनडायरेक्ट ही है, लार्वा प्रेजेंट होता है इसके अंदर, है ना? हिंदी वाली में गलत दिया हुआ है। प्रेजेंट होता है ना सर लार्वा? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। हिंदी वाली में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश वाली में क्लियर लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा अवस्था उपस्थित हो। सर गोरगोनिया का समान कॉमन नेम देखिए तो इंग्लिश बुक में एक बार। क्या क्या? गोरगोनिया को हमने सी पेन बोला था ना? वो तो पंख वाला है सर और बुक में ना कुछ अजीब ही लिखा है, हमारी हिंदी की बुक में तो समुद्री व्यंजन लिखा है वो तो। समुद्री में अरे देखो, आरती उस चीज को बोलते हैं। हाँ अरे ये ऐसे अलग क्वेश्चन अलग है वो। जो बुक में लिखा है वो पढ़ लो। गोरगोनिया का तुमको कोई कॉमन नेम पूछने वाला नहीं एग्जाम में। सर अगर लार्वा प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ना? यस बिल्कुल सही।
सर जी जीव संदप्ति को बताइए ना। क्या बताऊं? जीव संदीप्ति को। नहीं आवाज आई बच्चे, जोर से बोलो थोड़ा। सर जी मेरा आवाज क्यों नहीं आता है आपको? हाँ, अब आया। जीव संदीप्ति। जीव संदीप्ति, अच्छा। चमक चमक हाँ, चमक, प्रदीप्ति भी बोलते हैं इसको, बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बायो। थैंक यू आरती दीदी। अरे यार प्रदीप्ति भी बोलते हैं इसको, जैव संदीप्ति वगैरह भी बोल सकते हो। बायोल्यूमिनेसेंस टर्म में हम यूज करते हैं। कुछ जीवों के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ना रात को चमकते हैं। याद करो, मैंने तुमको डायटम जब पढ़ाया था तब भी मैंने डायटम नहीं, डायनोफ्लैजेलेट जब पढ़ाया था तब भी मैंने तुमको ये बात बोली थी। यस सर। अब ये जीव क्या करते हैं कि रात को लाइट वाइट एब्जॉर्ब कर लिया और दिन के टाइम पे क्या करते हैं, उसे एमिट कर, सॉरी, दिन में लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, रात के टाइम पे उस लाइट को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर चमक होती है। उसे हम बायोल्यूमिनेसेंस या जैव प्रदीप्ति या जैव संदीप्ति वगैरह जो वर्ड यूज कर रहे हो वो हम बोलते हैं। तीनों तरह के मेंबर्स में होता है ना ऐसा कि कुछ जो है वो चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ तीनों को। हाँ हाँ सर जी। हाँ बच्चे, सर जी क्या मैं वन क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ प्लीज? क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? ओनली सर जी, ये जो निडेरिया होता है मतलब सिलेंट्रेटा, उसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं, साइफोजोआ, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ। तो सर हाँ। जी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या क्या होता है, बता दीजिए ना वन देखो टाइम। इनकी क्लासिफिकेशन में मेनली किसके अकॉर्डिंग है कि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर कौन सी स्टेज जो है वो डोमिनेटिंग होती है। तो जैसे हाइड्रोजोआ है, हाइड्रोजोआ के अंदर क्या होता है, हाइड्रा आता है। एग्जांपल से ध्यान रखोगे तो इजीली ध्यान रहेगा तुमको। हाइड्रोजोआ के अंदर क्या आता है, हाइड्रा आता है। तो हाइड्रा जो है बच्चे वो तुमने मोस्टली देखा किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो ऐसी सिलिंड्रिकल या ट्यूबुलर टाइप की जो अवस्था होती है इसे क्या बोलते हो, पॉलिप बोलते हो कि मेडुसा बोलते हो? पॉलिप। तो क्या होगा, इनके अंदर कॉमनली तुम्हें कौन सी अवस्था देखने को मिलेगी, पॉलिप अवस्था देखने को मिलेगी हाइड्रोजोआ के मेंबर। मेडुसा उपस्थित हो भी सकती है, रिड्यूस हो सकती है, कम टाइम के लिए हो सकती है, ऐसा सब हो सकता है, लेकिन मेन अवस्था जो है वो पॉलिप होता है हाइड्रोजोआ के अंदर। सर पॉलिप है वो कॉलोनी बना के रहता है और जेली वाला मेडुसा नहीं रहता ना? यस, वो सॉलिटरी रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोजोआ, उसके अलावा और कौन सा बड़ा था, साइफोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ, 3 थे ना। तो साइफोजोआ के अंदर कौन आते हैं, जेलीफिश, ओरेलिया। अब जेलीफिश मेनली किस अवस्था में होता है, मेडुसा में होता है। तो ऐसे ध्यान रखोगे कि उसके अंदर मेनली क्या होता है, मेडुसा अवस्था होती है। और एंथोजोआ में कौन आते हैं, एडेंशिया वगैरह, सी एनिमोन। वो कैसा लिखा था तुमको, कुछ इस टाइप का लिखा था, इस टाइप का होता है एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है एंथोजोआ का, तो ये एडेंशिया का। तो इसके अंदर भी मेनली क्या होता है, पॉलिप स्टेज होता है। तो लाइफ साइकिल के अंदर कौन सी डोमिनेटिंग स्टेज है उसके अकॉर्डिंग वो क्लासेस जो है वो बांटे गए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात? यस सर। पॉलिप और मेडुसा में से कौन डोमिनेटिंग है उसके अकॉर्डिंग दिए गए। क्लियर है ना? यस सर। और बोलो बच्चों। सर आगे चलते हैं। सर हाँ। पोरीफेरा के भी बता आगे दीजिए ना। बढ़िए। ओविपेरा, पोरीफेरा सर। पोरीफेरा में क्या बता दूं? सर उसमें डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, उसमें क्लास उसका वर्ग विभाजित किया ना सर। बच्चे चार देखो, भाग मैं बोल रहा हूँ ना, वर्ग के पीछे ज्यादा पढ़ो ही मत। वर्ग नहीं पूछा जाता है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, ये चैप्टर में हमें उतना ही पढ़ना होता है। बहुत ज्यादा वर्ग में मत जाओ, ठीक है। नाम ज्यादा पढ़ लो, ज्यादा वो जो एनसीईआरटी में दिया कि किस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है तो पढ़ लो बस, कि भाई जो इनके अंदर स्केलेटन है वो किस चीज का बना हुआ है, उसके आधार पर इनको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है ना। इतनी सी बात है सर। बहुत ज्यादा पीछे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर तुमको लग रहा है पूछा नहीं जाता है और यदि वहां पर याद नहीं हो रहा है या क्या डिटेल से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लासेस पढ़ने लोगे ना बहुत सारी। अब मान लो हम बात करें इसकी आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा की 7 क्लासेस है, बहुत सारी क्लासेस है। तो अब सारे के सारे क्लासेस तो हम डिटेल में पढ़ ही नहीं सकते,
याद भी नहीं रहेगा। तो क्या करो, जो काम के मेंबर है ज्यादा उनके बारे में ध्यान रखो, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसके हेलमिंथेस जो है वो पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने देख लिया था कि किस तरीके से संरचना होती है, और जाते जाते मैंने तुम्हें एस्केरिस के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो भी बता दिया था, है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे होता है, लैंगिक द्विलिंग कैसे होती है ना सर। हाँ बच्चे, स्तरित मतलब क्या होता है सर, उसका मीनिंग? स्तरित का मतलब लेयरिंग, परत होना जी ओके सर। परत होगी तो स्तरित बोल देंगे। हाँ सर प्लेटिहेलमिंथेस में ज्वाला कोशिकाएं होती है ना? होती है ना, जिसको हमने बोला था फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट, क्या करे थे, उत्सर्जन या सर उसका यूज, उसका फंक्शंस कैसे होता है, क्लियर नहीं हो रहा है। फंक्शन एक्सक्रीटरी सेल है, क्या किया, वेस्ट मटेरियल को वहां से एब्जॉर्ब करके और बॉडी के बाहर निकालने का काम करते थे। जो एक्सक्रीटरी पोर होगा उससे बाहर निकालते थे, है ना। सर कोएनोसाइट क्या है? जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करता है ना, ज्यादा एक्सेस वाटर है तो उसे एब्जॉर्ब करके बाहर निकालना, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना, वो काम करता है। सिलेक्टिवली परमेबिलिटी के बेसिस पे काम करता है। जो काम हमारे बॉडी में, सिंपली समझाऊं तो जो काम हमारी बॉडी में किडनी का है, वही उनके अंदर कौन कर रहा है, सोलेनोसाइट कर रहा है। वही काम एसके हेलमिंथेस में हमने क्या पढ़ा, जो रेनेट सेल ने बनाया था सिस्टम, ट्यूब एच शेप का ट्यूब था, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स ट्यूब, तो उसका भी सेम काम है, उत्सर्जन का काम करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बातें सर जी। सर पोरीफेरा में सर गैमेट जी। कहाँ पे बनता है? सर जी टीनिया। क्या बच्चे? सर जी मैं बोल रही हूँ सर जी टीनिया में गमन अंग अनुपस्थित होते हैं कि हम लोग अनुपस्थित होते हैं ना? अनुपस्थित। भाई टीनिया हाँ सोलिया हाँ ठीक है, अनुपस्थित। एंडोपैरासाइट है ना मोस्टली। भाई मोस्टली अंतःपरजीवी। यस सर। अंतःपरजीवी है तो कहाँ घूमेगा, पेट में कहाँ इधर-उधर घूमता है, ठीक है ना। तो चलन में सहायता करती क्यों लिखा है एनसीईआरटी में? क्या लिखा हुआ है कि इस शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंकत पट्टियां होती है जो चलन में सहायता करती है। जनन में सहायता करती है। चलन में चलन सर जी चलन। देखो चलन तो क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर वो लोकोमोशन वाला चलन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, वो ट्रांसमिशन वाला है। क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब डिफरेंट लार्वा स्टेज आएगी तो वो लार्वा क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा बॉडी के अंदर। उनके पास खुद का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा, सकर नहीं है, तो बॉडी के अंदर जो हमारा जो सपोज फीकल मैटर है, डाइजेस्टिव मटेरियल जहां पे जा रहा है उसके साथ में वो मूव कर जाएगा, तो इस तरीके से वो मूव कर जाता है। समझ गए? ओके थैंक यू। वो चलन है, ठीक है। चलो अब आगे देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। अब एसके हेलमिंथेस के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, कुछ संवेदी अंग जो है वो इसके अंदर उपस्थित होंगे। और कौन कौन से होते हैं वो संवेदी अंग? वो हो सकता है पैपिला, एम्फिड और फेसमिड। पैपिला, एम्फिड और फेसमिड ये जो है वो उनके संवेदी अंग होते हैं। पैपिला जो है बच्चों वो किसके लिए संवेदी होगा? टच के लिए, या फिर यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम टेंको रिसेप्टर। टेंको रिसेप्टर का मतलब जो टच वगैरह के लिए सेंसिटिव होते हैं वो टेंको रिसेप्टर। एम्फिड जो होते हैं वो केमिकल के लिए सेंसिटिव होते हैं, क्या बोलेंगे? कीमो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? कीमो रिसेप्टर। तो ये दोनों जो है मोस्टली हम देखते हैं माउथ के ऊपर, या जो अपर पार्ट होता है, जो एस्केरिस का अपर पार्ट या माउथ वाला पार्ट होगा उसके आसपास में ये ज्यादा होते हैं, पैपिला और एम्फिड। फेसमिड जो होता है ये भी कीमो रिसेप्टर है, केमिकल के लिए ये भी संवेदी होता है, कीमो रिसेप्टर। लेकिन ये कहां पर होता है? ये मेनली होता है टेल पार्ट के ऊपर, और ये होता है किसके ऊपर? एंटीरियर पार्ट के ऊपर, अग्रभाग के ऊपर ये दोनों रिसेप्टर्स होते हैं, और पश्च भाग के ऊपर क्या होता है? फेसमिड होता है। आई बात समझ में? अब जनन की बात लास्ट लेक्चर में की थी क्या हमने? जनन जो है वो किस टाइप का होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सटर्नल की इंटरनल?
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है? इंटरनल होगा सर। इंटरनल। इंटरनल क्लोएका के अंदर यानी इंटरनल होगा। और उसके बाद में क्या करते हैं, एग ले करते हैं। मोस्टली तो एग ले करते हैं, बट कुछ इसके अंदर ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जो विविपेरस होते हैं, जो बच्चों को पैदा करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ट्राइजिनेला, ट्राइजिनेला जो है, ट्राइजिनेला वर्म जो है, ट्राइजिना वर्म भी बोलते हैं उसको, वो विविपेरस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ट्राइजिनेला। तो यहाँ पर अब देखो, हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि क्लासेस जो है उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट तुम लोग मुझे थोड़ा थोड़ा पूछते हो तो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कि यहाँ पर दो मेन क्लासेस हैं। एक क्लास का नाम है ए फेस्मीडिया, ए फेस्मीडिया, और दूसरा होता है फेस्मीडिया। ए फेस्मीडिया और फेस्मीडिया किस बेसिस पे ये नाम रखे हो सकते हैं, सोच के बता सकते हो क्या? क्या क्या इसका बेसिस हो सकता है क्लासिफिकेशन का? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन। फेस्मिड जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है? यदि फेस्मिड प्रेजेंट नहीं है तो हो जाता है वो ए फेस्मिडिया। इसका एग्जांपल होता है ट्राइचिनिया, ट्राइचिना। ठीक है, फेस्मिडिया जो है इसके अंदर आता है हमारा क्या, इसके अंदर आता है एस्केरिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस की वजह से क्या डिजीज होता है? एस्केरियासिस, है ना? उसके अलावा एक और नाम सुना होगा, वुचेरेरिया। वुचेरेरिया काप्टी क्या करता है? सर एलिफेंटियासिस होता है ना इससे? वुचेरेरिया जो है उससे फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइटिस जो है वो होता है। याद करो, यदि तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर, यस सर। तो इसको हाथी पाँव बोलते हैं क्या? हाँ एलिफेंट। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि ना पर्सन जो है उसका पैर जो है वो बहुत ज्यादा फूल जाता है। पैर जो है बहुत ज्यादा फूल जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, लिम्फ नोड पे जाकर के उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो वुचेरेरिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पर। उसके अलावा एंटेरोवेरोस जो है, एंटेरोवेरोस जो होता है वो एंटेरोबियस, ये जो है इसे हम बोलते हैं पिनवर्म। पिनवर्म ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों को तुमने देखा होगा, कॉमनली क्या होता है, उनको एनस में ईचिंग होती है। जब छोटे बच्चों के अंदर हम नॉर्मली देखते हैं क्या होता है कि उनके एनस में ईचिंग होती है। बहुत ही छोटे साइज के पिन, जितने छोटे छोटे वर्म जो होते हैं वो उनके एनस में या इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इसे बोलते हैं हम एंटेरोबियस। ठीक है, तो एंटेरोबियस जो है वो पिनवर्म है, कॉमन इन्फेक्शन बच्चों के अंदर होता है। सिम्टम क्या होता है, हार्मफुल नहीं होता है, डेंजरस नहीं होता है, लेकिन बच्चे को डिस्कम्फर्ट जरूर से रहता है, उसको ईचिंग जो है वो होती रहती है। ठीक है ना? और एंकाइलोस्टोमा जो है एक और एग्जांपल जो बताऊं तो एंकाइलोस्टोमा, एंकाइलोस्टोमा हम बुकवर्म बोलते हैं। सर ये क्लियर समझ नहीं आई, क्या लिखे हैं? ये लिखा हुआ है एंटेरोबियस, लिखा हुआ है वुचेरेरिया, ये है एंकाइलोस्टोमा। सर एक बार बताइए ना इसको शुरू से, क्लियर नहीं हुआ। फेस्मिडिया वो होंगे जिसके अंदर टेल वाले पोर्शन पे फेस्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, उसे हम फेस्मिडिया में रखते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल एस्केरिस, वुचेरेरिया, एंटेरोबियस और एंसाइक्लोस्टोमा। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, एस्केरिस और वुचेरेरिया जो है ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। एंटेरोबियस की यदि बात करें तो इसे हम पिनवर्म बोलते हैं। पिनवर्म मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत कॉमनली हम देखते हैं बच्चों के अंदर एनस में ईचिंग जो होती है, उसका मेन रीजन जो होता है वो एंटेरोबियस। सर ईचिंग मतलब क्या होता है? ईचिंग मतलब खुजली। हां, उसे हम ईचिंग। सर सर ये कीमोरिसेप्टर्स क्या चीज के लिए है? केमिकल, जो केमिकल होते हैं डिफरेंट केमिकल, उसको सेंस करने का काम करते हैं कीमोरिसेप्टर्स। ओके सर। सर बोर्ड साइन कर रहा है ऊपर साइड। तो बात बच्चे, लेकिन उनको दिखने में आज प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट, अब एसके एलिमेंट्स के बाद में नेक्स्ट फाइलम क्या है, एनालिटा। एनालिटा वर्ड जो है वो किससे बना हुआ है, वो एनुलस वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रिंग्स। रिंग्स तो सबसे मेन फीचर क्या है इसके अंदर कि इनकी बॉडी जो है
body is divided in rings, that is true metameric segmentation. True metameric segmentation. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो आ गया है मेटामेरिज्म वाला, मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाला। इनका शरीर बहुत सारे वलय के रूप में उपस्थित के रूप में होता है, जिसे इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, एनेलिडा रखा हुआ है। और ये जो वलय होते हैं ये ट्रू सेगमेंटेशन है, सत्य जो वलय है या खंडी भवन है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ये ट्रूली मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, जिसका हेलो सर। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सर बड़ा लिखिए ना, समझ नहीं आ रहा। ऐसे शाइन कर रहा है ऊपर, मैंने बोला था। बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, यानी ऑर्गन्स जो हैं। अब ठीक है क्या? यस सर। बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, इसका मतलब बहुत सारे रिंग्स हैं और उनके अंदर अंग जो है वो रिपीट होते हैं और मिलके काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हेरिडी, उनका आवाज। आवाज कहां पर मिलते हैं मोस्टली? कुछ एग्जांपल बता दो एनालिडा के, तो फिर सोचेंगे कहां पर मिलते हैं। गीली मिट्टी पर। ठीक है, तो केचुआ है ना, तो मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे, एंड उसके अलावा कहां पर होंगे, वाटर में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल एंड वाटर। वाटर में भी दोनों टाइप के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर वाले भी हो सकते हैं और मरीन वाटर वाले भी हो सकते हैं। सॉइल वाले का एग्जांपल दो। अर्थवर्म अभी बताया तुम लोगों ने, अर्थवर्म, रिंगवर्म, केचुआ। ठीक है, और पानी में रहने वाले का कोई एग्जांपल दो, फ्रेश वाटर वाला। जोंक, जिरोडिनेरिया। यस, जिरोडिनेरिया। ब्लड सकिंग। मरीन का कोई एग्जांपल दो, जो एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। मरीन वाटर के अंदर मिलता है। तो इस तरीके से हैबिटेट जो है वो सॉइल भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन वाटर भी हो सकता है। हाँ, ये अर्थवर्म और नेरिस ये दोनों मतलब केचुआ है क्या? अर्थवर्म केचुआ है, नेरिस केचुआ नहीं है। नेरिस का डायग्राम एनसीईआरटी की बुक जो तुमने देखी होगी, तो बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए। सर नेरिस पैरेटी में ऐसे करके दिया है, तो केचुआ करके लिखा है, हो रहा है। और नेरिस क्या है? नेरिस एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है क्या? एनसीईआरटी में एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है क्या? सर ऐसे दिया, लेकिन Yes, बाद sir. में पेरिपेटस करके लिखा। नहीं, पेरिपेटस नहीं है, ये नेरिस है। और इसके अंदर यहाँ पर ये होता है पैराफिन। नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में डायग्राम? इसका डायग्राम तो दिया हुआ है, लीच का डायग्राम दिया हुआ है, नेरिस का डायग्राम दिया हुआ है शायद। यस सर। तो इसको केचुआ, नेरिस को। तो ये नेरिस जो है वो है, उसके अंदर पैरापोडिया होता है। लीच तो तुमने कॉमनली देखा भी होगा, अर्थवर्म भी तुमने देखा होगा, है ना? यस सर। इसके बाद जनरल फीचर की बात करूं, जो तुमने सर एनसीईआरटी में दिया है नेरिस फेरिटिमा, इसका ब्रैकेट में केचुआ लिखा है। हाँ, केचुआ करके क्यों? नेरिस अलग है, पेरिटिमा अलग है। पेरिटिमा जो है वो केचुआ है ना, पेरिटिमा पोस्ट कॉमन जो अर्थवर्म हम देखते हैं वो है पेरिटिमा। ठीक है सर लीच का मतलब जोक होता है ना? हाँ, लीच का मतलब जोक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में इनके अंदर बॉडी सिमेट्री क्या रेडियल है क्या? बॉडी सिमेट्री रेडियल की बायलैटरल? बाइलैटरल। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आया वो क्या आया? अच्छा, बॉडी प्लान कैसा? ट्यूब हो चुका है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कितने जेल लेयर है? बोलो। ट्रिप्लोब्लास्ट ट्रिप्लोब्लास्ट आ चुके हैं। बॉडी कैविटी
प्रेजेंट होगी कैसी? फॉल्स। सर ये होगी गुही। यूसिलोमेट वाली कैटेगरी स्टार्ट हो गई। यूसिलोमेट और यूसिलोमेट में भी कौन से टाइप का होता है? साइजोसिलोमेट की एंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट। तो ये वो जनरल फीचर्स जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं और हमें हर एक फैलम के ऊपर ये अप्लाई करना होता है। ये लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कंपेयर करने के लिए कौन किस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इनकी संरचना देखो। ये तो हमने देख लिया इनके जनरल फीचर। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका? हम एग्जांपल ले लेते हैं अर्थवर्म का। ये अर्थवर्म जो है या इवन नीच जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो बॉडी वॉल जो है अर्थवर्म का जो क्रॉस सेक्शन ले लो। अर्थवर्म के अंदर बहुत सारे रिंग हैं, एक जगह से मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया। ठीक है, तो क्या देखोगे कि बॉडी वॉल जो है इसके ऊपर एक परत होती है किसकी? कुछ रेजिस्टेंट टाइप का मटेरियल होता है। पतली सी परत होती है किसकी? क्यूटिकल की। यहाँ पर भी बॉडी के ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल की परत उपस्थित है। सबसे बाहर क्यूटिकल है। क्यूटिकल के ठीक नीचे यदि मैं बात करूं तो क्या होता है इसका? एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस किस टाइप की कोशिकाओं का बना होगा? एपिडर्मिस बना होता है ऐसी लॉन्ग सेल्स का, यानी कि कॉलमनार सेल्स जो होती हैं वो बनाती हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बनता है लॉन्ग कॉलमनार सेल्स का। ये है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे मसल लेयर होती है। दो टाइप की मसल लेयर होगी। एक पहले वाली लेयर जो है वो ऐसे मसल्स जो सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ये होता है सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल है। सर्कुलर मसल के नीचे होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल या इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो मसल लेयर जो है वो इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। और जरूरी भी है, जैसे तुमने अर्थवर्म को देखा है, अर्थवर्म कैसे मूव करता है? बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके। ठीक है, तो उसमें हेल्प करेगा इसे कौन? उसमें हेल्प करेगा ये मसल लेयर। मसल लेयर में हमने देखा सर्कुलर मसल है, ट्रांसवर्स मसल है या लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ट्रांसवर्स मसल। ठीक है, इसके अंदर ये पूरा पार्ट जो है वो बॉडी वॉल है। ये पूरा पार्ट क्या बनाया है? बॉडी वॉल बनाया है। और बॉडी वॉल के अंदर क्या होता है? बॉडी कैविटी होती है, यानी इसके अंदर अब होगा बॉडी। ये बॉडी कैविटी है, इसके दोनों साइड पे क्या है? मेसोडर्म है। अब ये कंप्लीटली यहाँ पर मेसोडर्म से लाइन देखो, ये भी मेसोडर्म और ये भी मेसोडर्म। अब समझ में आ गई यूसिलोमेट की डेफिनेशन। ये बॉडी कैविटी जो है वो कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइन होनी चाहिए, तब हम उसे यूसिलोमेट वाली कंडीशन बोलते हैं। तो ये हो गया इसका सीलोम। सीलोम के अंदर अब क्या होगा? यहाँ पर होगा इसका एलिमेंट्री कैनाल या गट। ये है इसका एलिमेंट्री कैनाल। अब तुम्हें ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये क्या है? ये इसका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब या फिर इसको गट भी बोल सकता हूं, गट। और इस गट के अंदर जो इसका इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं? ऐसे एक रॉड लाइक प्रोजेक्शन लटका हुआ होता है जो ग्लैंडुलर नेचर का भी होता है। इसे हम बोलते हैं टिफ्लोसोम। टिफ्लोसोम इसका काम है जैसे हमारे अंदर विलाई का काम होता है ना, सरफेस एरिया बढ़ाना, साथ में कुछ कुछ सीक्रेट भी करेगा, तो वो काम होता है टिफ्लोसोम का। तो इस तरीके से टिफ्लोसोम जो है वो इंटेस्टाइन में इसके प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा इसके पास क्या है? ब्लड वेसल्स वगैरह है। तो ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पर, डोर्सल ब्लड वेसल्स होंगे, कुछ वेंट्रल ब्लड वेसल्स होंगे,
यहाँ पर इनके वेंट्रल साइड पे न्यूरॉन वगैरह भी होगा, न्यूरॉन भी होता है इसके अंदर, न्यूरॉन वगैरह प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में ये हमें दिखाई देता है। सीलोम में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोगोगन सेल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर है उसके जैसा काम करता है। ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, एनालिडा की, एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने बताया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब डिफरेंट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग बात करते जाओ, तुमको सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर होती जाएंगी। जैसे इसके अंदर जब हम देख रहे हैं डाइजेशन, या सबसे पहले लोकोमोशन की बात, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन इसके अंदर होते हैं क्या, अर्थवर्म जो है वो लोकोमोशन करते हैं क्या, लीच जो है वो लोकोमोशन करते हैं क्या? मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इलॉन्गेट होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, सीलोम जो है वो एक अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लूइड आगे बढ़ेगा, फ्लूइड आगे बढ़ेगा तो आगे वाला पार्ट जो है वो इलॉन्गेट हो जाएगा, तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। फिर रिलैक्स होगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो फ्लूइड इवन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पीछे वाला पोर्शन जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से ये मूव करते हैं, किसकी वजह से, ये जो इनके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, तो इसके अंदर लोकोमोशन जो है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ मसल्स इन बॉडी वॉल। इसके अलावा कुछ जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर हम क्या देखते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कि सीटी नाम की एक स्ट्रक्चर है वो भी प्रेजेंट होती है, सीटा या सीटा क्या होता है, काइटिनस स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीटा जो है वो प्रेजेंट है, बहुत सारे सीटा जो है वो इसके अंदर होते हैं कुछ इस तरीके से सीटा और सीटी भी बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से क्या करेगा, ये इसको कहीं ना कहीं सॉइल में अटैचमेंट बनाने में हेल्प करता है, तो सीटा जो है वो भी हेल्प करता है इसको लोकोमोशन में। आई बात समझ में? तो इस तरीके से लोकोमोशन कर सकता है, जहां पर बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड also forms the hydrostatic skeleton, यानी इनके अंदर मूवमेंट करने के लिए बोन वॉल तो नहीं है, लेकिन किस वजह से ये मूव कर पा रहे हैं, अंदर प्रेशर जो है वो इनकी बॉडी को पुश करने में और स्केलेटन वाला पार्ट जो है वो प्ले करता है। तो बॉडी फ्लूइड की वजह से हुआ ना, इसलिए बोल देते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक साइटोस्केलेटन या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ गए सब बच्चे? तो लोकोमोशन हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, अब बात करते हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है बताओ? क्यूटिकल गिल्स, क्यूटेनियस त्वचीय। बात करें अर्थवर्म का, यदि पिक्चर माइंड में चल रहा है तो अर्थवर्म में तो गिल्स वगैरह नहीं होते। गिल्स जो है वो मोस्टली हम देखेंगे जो एक्वेटिक वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर होगा। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके थ्रू होगा? स्किन के थ्रू। स्किन, हाँ। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी यदि इसको हम क्या करें, कहीं पे छोड़ दें, कहीं पे यदि हम छोड़ दें और ड्राई कर दें इसकी स्किन को बिल्कुल, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन ये नहीं कर पाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू? प्रोसेस क्या होगा? डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन कर पाते हैं। ठीक है, कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ के अंदर गिल्स होते हैं, जो सब एक्वेटिक मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या होता है, गिल्स हो सकते हैं, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। कुछ एक्वेटिक मेंबर्स के अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, तो उसे हम बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो ऐसे दो टाइप से हो सकता है। समझ गए क्या सब बच्चे? क्लियर है? रेस्पिरेशन मोस्टली मॉइस्ट स्किन के थ्रू, कुछ के अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। अब उत्सर्जन के लिए इनके पास जो संरचना होती है उसे बोलते हैं नेफ्रिडिया। डिफरेंट टाइप के नेफ्रिडिया जो है वो अलग अलग रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली कैसे, जो ये बॉडी कैविटी है इसके अंदर यहाँ पर फ्लूइड में हम देखते हैं कि कुछ इस टाइप से ऐसा
फनल जैसा बना हुआ होता है और बहुत सारी ट्यूब है जो ऐसे कॉइल ट्यूब प्रेजेंट है और ये स्किन के मतलब बॉडी के बाहर ओपन होता है। तो इस टाइप से कैसा कुछ ऐसा फनल जैसा होगा, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल जैसी होगी प्रेजेंट है और ये बॉडी के बाहर ओपन हो जाएगा डक्ट के थ्रू। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेफ्रिडिया। तो ध्यान रखना नेफ्रिडिया के द्वारा इनके अंदर क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। क्या उत्सर्जित करते हैं, यूरिया तथा अमोनिया। अमोनिया या फिर यूरिया। जैसे हम बात करें जो एक्वेटिक वाले मेंबर है जो पानी में रहते हैं उनके अंदर सामान्यतः अमोनिया उत्सर्जित अमोनिया, हाँ, लेकिन जो सॉइल में रहते हैं उनके अंदर मुख्यतः यूरिया जो है वो उत्सर्जित पदार्थ होता है। क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं जो फूड ये खा रहे हैं और उसको जो यूरिया होता है उसको उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकालते जाते हैं। क्या इससे मृदा की उपजाऊपन जो है वो बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। क्या हम फेरेटिमा पोस्टुमा या अर्थवर्म को किसानों का दोस्त भी बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर? यस सर, यस सर। सर ये रेस्पिरेशन एक बार और बताइए ना। वो स्किन के द्वारा जो उनकी त्वचा होती है वहां से डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन निकालते हैं और CO2 को निकालते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन के द्वारा समझ गए सर, कुछ समझ नहीं आया, किसी कमाई कौन था बच्चे। मॉइस्ट स्किन के द्वारा नम त्वचा के द्वारा डिफ्यूजन से ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। त्वचीय श्वसन जो है वो इनके अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। जो कुछ जलीय प्रकार के जलीय प्रकार के एनालिड्स होते हैं उनके अंदर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन या गिल के द्वारा भी श्वसन हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू सर। अब ठीक है, नेफ्रिडिया जो है वो एक्सक्रीशन के लिए हो गया। देन इसके बाद में अब डाइजेशन की बात करते हैं। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनका काफी इवॉल्व हो चुका है, यानी विकसित प्रकार का होता है। मुंह से लेकर के एनस तक एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो ट्यूब के समान संरचना के रूप में होता है। वेल डेवलप्ड, पूरी तरीके से डेवलप प्रकार का है, परिवर्तित प्रकार का है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और साथ में इनके अंदर बहुत सारे, कहां से कहां तक है, माउथ से एनस तक है, माउथ टू एनस। और इनके अंदर हम क्या देखते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह भी उपस्थित होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट। तो इस प्रकार से एक विकसित प्रकार का पाचन तंत्र जो है वो इनके अंदर देखने को मिलता है। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? इसके बाद में क्या, डाइजेशन के बाद में नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम, अब इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो भी विकसित प्रकार का है। अच्छा, मुझे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या जो एनिलिडा के मेंबर हैं उनके अंदर सिफेराइजेशन है क्या? क्या उनके अंदर सिर जो है वो उपस्थित होता है कि नहीं होता है? सोच लो सही। उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। क्या तुमने केचुए का सिर देखा है? नहीं। नो सर। डॉग का सिर देखा है? देखा है क्या? बोलो। तो सर ऑर्थोपोडा से आएगा सिर तो। हाँ, अभी इनके अंदर सिर ऑर्थोपोडा से आएगा, ये तो गलत है क्योंकि सिर तो पहले आ चुका है। रेडियहेमिन्थीस से बायलैटरल सिमेट्री आई तभी से आ गया था सर, एडवांस वाला मतलब। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर जो है वो कुछ मेंबर्स में तो है, नेरिस में तो था। नेरिस का डायग्राम में सबसे टिप वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन सिर था। तो कुछ मेंबर में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो यहाँ पर अर्थवर्म के अंदर वेल डिफाइंड हेड जो है वो नहीं होता है। लीच के अंदर भी वेल डिफाइंड हेड नहीं होता है। तो बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि इनके अंदर सिर अनुपस्थित होता है। क्या बोलेंगे, एनिलिडा में सिर प्रेजेंट होते हैं लेकिन कुछ मेंबर के अंदर ये विभेदित प्रकार के नहीं होते हैं, है ना। जैसे एनिलिडा के अंदर ये अर्थवर्म जो है उसके अंदर एक डिस्टिंक्ट हेड जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेकिन क्या होगा, हाँ, सिर जो है वो क्या होगा, एनिलिडा में नॉर्मली उपस्थित होता है लेकिन कुछ मेंबर्स के अंदर अनुपस्थित होता है। जैसे
केंचुए में सिर का सिफिलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की बात करें, लेकिन तंत्रिका तंत्र जो है वो ज्यादा डेवलप टाइप का है। क्यों? आई स्पॉट जो है वो ट्रू आई तो नहीं है, लेकिन वो प्रकाश संवेदी संरचना है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आई स्पॉट, प्रकाश संवेदी संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि जो एंटीरियर रीजन है वहां पर तो उसकी पास में क्या देते हैं, डोर्सल और वेंट्रल साइड पे नर्व गैंग्लियन होते हैं, वो गैंग्लियन ऐसे आपस में फ्यूज होकर के क्या करते हैं, ब्रेन के समान संरचना बना देते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये एंटीरियर गैंग्लियन जो होते हैं, गैंग्लियन फॉर्म्स ब्रेन, एक प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन जो है वो बना देते हैं गैंग्लियन एंटीरियर रीजन में। और पोस्टीरियर रीजन में क्या देखते हैं, नीचे की तरफ। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फीचर जो तुमने पढ़ा था कि जो कॉर्डेट होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे हमारी बात करें तो हमारे अंदर इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि हमारे अंदर जो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है वो बनता है पीछे की तरफ, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो चुका है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है। तो हम लोगों के अंदर कॉर्डेट के अंदर जो नर्व रज्जु होता है, तंत्रिका रज्जु होता है, वो कहां पर होता है, हमारे अंदर डॉर्सल साइड पे होता है। लेकिन कॉर्डेटा के पहले वाले ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर वेंट्रल साइड पे अधर सतह पर उपस्थित होता है। तो अधर सतह पर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें ऐसे क्या दिखेगा, नर्व कॉर्ड जो है वो दिखेगा। क्या है ये, यहाँ पर हमें दिखता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है। ध्यान रखना नर्वस सिस्टम में क्या कि गैंग्लियन जो है वो मिलकर के इसका ब्रेन या मस्तिष्क बनाएगी, बहुत ही सरल प्रकार का, बहुत ही सिंपल प्रकार का होगा। और वहां से क्या निकलेगा, वहां से डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलेगा, अधर तंत्रिका रज्जु निकलेगा, जो एक होता है कि जोड़े में होता है, एक जोड़े में होता है, जोड़े में दो बनाएंगे। ठीक है, तो जोड़े में इस तरीके से नर्व कॉर्ड जो निकलता है और इनसे फिर पार्श्व तंत्रिकाएं जो है वो निकलती जाती है, इसको सप्लाई दे दी जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से इसके अंदर होगा नर्वस सिस्टम। देन इसके बाद में आप बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यार क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया बच्चे को समझ नहीं आएगा? नो सर, लिखा नहीं था। अच्छा यस सर, एसएस लेने वाला था, मिटा दिए। ब्लड सर्कुलेशन की जब हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर, क्या इनके अंदर होता है क्लोज्ड सर्कुलेशन। बंद प्रकार का परिसंचरण होता है, जहां पर रुधिर जो है, ब्लड जो है वो कहां पर बहेगा, ब्लड बहेगा ब्लड वेसल्स के अंदर। रक्त का जो परिसंचरण हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, रक्त वाहिनियों के अंदर हो रहा है। क्लोज सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो इन वेसल्स, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त जो है उसका प्रवाह होता है। क्या इनके पास में दिख रहा है क्या? ठीक है, और इनके पास में हृदय भी होता है क्या, हार्ट भी होता है क्या? यस सर। कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट इज आल्सो प्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट जो है वो भी इसके अंदर उपस्थित होता है। क्लियर हो गई बात सबको? ब्लड के अंदर इनके ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। रेड कलर का ब्लड होता है। रेड कलर का ब्लड क्यों होता है, क्योंकि इनके पास से हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से इनका ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। बट हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में नहीं होता है, बल्कि कहां पर होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व कंडीशन में होता है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये बात ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसलिए इनका ब्लड जो है वो रेड कलर का है। लेकिन वो हीमोग्लोबिन कहां पर है, वो हीमोग्लोबिन आरबीसी में नहीं होता है, बल्कि प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। क्लियर हो गई बात है? सर कॉन्ट्रैक्टाइल को हिंदी में क्या बोलेंगे? संकुचन से, जो पंप कर पाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल, संकुचनशील है। ठीक है ना? यस सर। सर हार्ट मस्कुलर होगा कि
हाँ मस्कुलर होगा, कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगा, हार्ड मस्कुलर टाइप का होगा। हेलो सर। सर जी सेकंड वाला लाइन क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लो इन क्या लिखा है, ब्लड क्या लिखा है, ये वेसल्स की क्या है सर? ब्लड वेसल्स, हाँ। रक्त वाहिनी, ठीक है। तो सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अब बारी है कि किसकी, जनन तंत्र की। देखते हैं कि आखिर ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। सर तो एनिलिडा में ब्लड रेड कलर का नहीं होगा ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो डिसॉल्व है प्लाज्मा में। तो रेड कलर का ही होगा, कलर का ही होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चे, क्योंकि कलर जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हाँ। हीमोग्लोबिन यदि है तो कलर होगा। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। आरबीसी है ना, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हमारे और एनालिडा दोनों के ब्लड में ये डिफरेंस है कि हीमोग्लोबिन तो दोनों में है, लेकिन हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, आरबीसी के अंदर, ठीक है। और एनालिडा का जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में नहीं होता है, बल्कि किसके अंदर होता है, प्लाज्मा। बस ये डिफरेंस है। देन नेक्स्ट देखो आप रिप्रोडक्शन के बारे में के अंदर जाना। सर तो फिर अर्थवर्म में तो वो ब्लड दिखता नहीं है, जब वो टूट जाता है बीच से तो वो रेड कलर का दिखता नहीं है। वो दिखाइए अभी नेक्स्ट टाइम देखना। मैं देख रहा हूँ सर, कभी ना अब उसको ना कट करके देखना। एक्चुअल में क्या सर होता है, जी एक्चुअल में क्या होता है, ओवरऑल ब्लड का अमाउंट तो कम है ना, बॉडी फ्लूइड ज्यादा है, सिलोनिक फ्लूइड जो है वो ज्यादा होता है। यानी यदि हम उसको कट करेंगे तो मेनली बाहर निकलेगा और सिलोनिक फ्लूइड निकलेगा। लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कुछ अमाउंट में ब्लड भी बाहर निकलेगा, वो रेड कलर का ही होगा। अब की बार देखना। ओके सर। बेचारे को क्यों मरवा रहे हो आप? मछली पकड़ने नहीं जाता है क्या ये? बचपन में जाता था सर, बचपन में जाता था गरी लाट लेके। तो बचपन में मैं भी जब मछली पकड़ने जाता था तब मैंने नोटिस किया था कि इसके अंदर रेड कलर का ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो एनालिडा के मेंबर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हैं? दोनों हो सकते, दोनों। मोस्टली तो बाइसेक्सुअल होते हैं। जो कॉमन एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर से जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है। लीच जो है हिरुडिनेरिया, ऐसा है, बाइसेक्सुअल है। लेकिन कुछ जो है वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। सम आर यूनिसेक्सुअल, कौन है यूनिसेक्सुअल? नेरिस। वेरी गुड बच्चे। नेरिस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल टाइप का होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है, इंटरनल के एक्सटर्नल? इंटरनल। इंटरनल हमेशा। Fertilization is mostly external. Mostly external होता है, maybe internal also. Sir. Members, यानी कुछ मेंबर में ही इंटरनल होगा, ज्यादातर मेंबर में कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। Excuse me sir. सर अर्थवर्म के नीचे क्या लिखा है, बहुत ब्लर है। अर्थवर्म के नीचे हिरुडिनियम, हिरुडिनियम। यस सर। सर स्पेलिंग बता दीजिए ना। HIRUDINARIA, हिरुडिनियम, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, हिरुडिनिया जो है वो होता है इसका क्लास और ऑर्गेनिज्म का नाम हिरुडिनिया, सही है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, जैसे अर्थवर्म की बात करें या लीच की बात करें तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। अर्थवर्म तो तुम लोग डिटेल में भी पढ़ते हो। हट गया है सर, अर्थवर्म सिर्फ कॉकरोच बस है। हाँ, तो यदि अर्थवर्म को मैं तुमको थोड़ा बहुत डिटेल में बताऊंगा उस टाइम पे। तो अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म में जो क्लाइटेलम सेगमेंट होता है, जो 13, 14, 15 वाला जो सेगमेंट होता है, तो उसके ऊपर क्लाइटेलम वाला सेगमेंट जो है वो बाद में क्या होता है, वो डिटैच होता है।
क्लाइटेलम जो है वो डिटैच होता है। कब? फीमेल अपने एग जो है वो उसके अंदर ले कर देती है, अंडे दे देती है और वो डिटैच होकर के जब बाहर निकलता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बाहर निकलने के टाइम पे उसके ऊपर स्पर्म जो है वो स्प्रे कर दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन जो होता है उस क्लाइटेलम के अंदर होता है, इसलिए हम उसे एक्सटर्नल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि अर्थवर्म के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एनिलिडा के अंदर कॉमनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बट कुछ के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है जैसे नेलीज वगैरह में। ठीक है, चलो उसके अलावा हाँ, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो परिवर्तन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ये भी डायरेक्ट और कुछ के अंदर डायरेक्ट भी होता है, कुछ के अंदर इनडायरेक्ट भी। जिनके अंदर इनडायरेक्ट होता है उनके अंदर लार्वा स्टेज होती है। इनका लार्वा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट में जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो उपस्थित होता है। ट्रोकोफोर लार्वा के द्वारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर यदि क्लासिफिकेशन की बात करें, फिर से क्लासेस की बात करें, तो कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं? क्लासेस हो सकते हैं पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, सर रुकिए, लास्ट वाला क्यों मिटा दिए सर? ट्रोपो क्या कहते हैं सर? ट्रोकोफोर, TROCHOPHOR, ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ठीक है, इसके बाद क्लासेस की बात करें, तीन मेन क्लासेस इसकी, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरुडीनिया। नाम लिख दे रहा हूं, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरुडीनिया, ये तीन मेन क्लासेस हैं। पॉलीचीटा, इसके अंदर क्या होगा? पॉलीचीटा के अंदर आएगा नेरिस। नेरिस के अंदर जो पैरापोडिया होता है ना वो हेल्प करता है इसको रेस्पिरेशन में भी। ध्यान रखना कि इनके अंदर गैस तो प्रेजेंट है और इनका जो पैरापोडिया होता है वो भी हेल्प करता है इनको रेस्पिरेशन में भी। ओलिगोचीटा के अंदर आता है हमारा आर्थ्रोम और हिरुडीनिया के अंदर आता है। ठीक है, इतना जैसा है तुम ध्यान रख लेना, बहुत क्लियर हो गई बात? एनालिडा के बाद में अब नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। ठीक है, देखो नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या ये एनिमल किंगडम के अंदर लार्जेस्ट फाइलम है क्या? यस सर। ध्यान रखना चाहिए कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। और इस लार्जेस्ट फाइलम के अंदर भी जो सबसे बड़ी क्लास होती है उस क्लास का नाम क्या है? इंसेक्टा। यस, इंसेक्टा क्लास है वो सबसे बड़ी होती है। अराउंड 75% ऑर्गेनिज्म जो है वो बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, अब यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के जनरल फीचर्स की बात करें, सबसे पहले वर्ड की बात करो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट। पॉइंट। यस, तुमने सुना भी होगा आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? आर्थ्रो सर जोड़ों में दर्द। इन्फ्लेमेशन, तो जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है इसीलिए जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो आर्थ्रो मतलब जॉइंट और पोडा मतलब तो इनके जॉइंटेड फीट या जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उससे इस फाइलम का नाम आया है आर्थ्रोपोडा। क्लियर हो गई बात? कहां पर मिलेंगे? हैबिटेट क्या है इसका? सभी जगह जल थल वायु। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या ये जमीन पे भी मिलते हैं, मिट्टी में भी मिलते हैं, हवा में भी मिलते हैं, उड़ते हुए एरियल टाइप के, और हमें पानी में भी मिलेंगे, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, कुछ मरीन वाटर में भी मिलेंगे। तो लगभग हर जगह पे ये मिलते हैं। प्रेजेंट इन सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर और मरीन। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा है, अलग अलग जगहों पर ये हमें मिल जाते हैं।
इसके बाद में जब इनके जनरल फीचर्स की बात करूं, लिखता नहीं हूं, तुम लोग से पूछता हूं, लेकिन तुम लोग सब बता देते हो कि नहीं। बॉडी सिमेट्री द्विपार्श्व व सममिति। बाइलेटरल बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है। देन इसके बाद में जर्म लेयर कितने हैं? सीलोम कैसा है? गुहा उपस्थित। यूसिलोमेट के अंदर भी कौन सा? एजो के एंटेरो साइजो है ना, एंटेरो। देन इसके बाद में इनके अंदर बॉडी प्लान कौन सा है? ट्यूब और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो जनरल बातें जो है वो तुमको पता नहीं। ठीक है, अब इनके अंदर भी जब हम बॉडी वॉल देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है इनके अंदर कि बॉडी जो है वो कवर होता है किससे? काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। इवोल्यूशन में आर्थ्रोपोडा जो है वो एक टाइम पर काफी सुपीरियर था। जब इवोल्यूशन चल रहा था ना तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में जीतेगा कौन, मतलब रेस में सबसे आगे कौन रहेगा। ह्यूमन का इवोल्यूशन तो तब तक हुआ नहीं था, कॉर्डेट्स वगैरह तो आए नहीं थे, या जिस टाइम पे पानी तक ही लिमिटेड था उस टाइम तक यदि हम देखें तो पॉलीचीटा के बाद ओलिगोचीटा लिखा था, सही बात है। तो उस टाइम तक क्या हुआ था? उस टाइम पे इवोल्यूशन में हमने देखा क्या कि मान लो आर्थ्रोपोडा आए, मोलस्का आए, इकाइनोडर्मेटा आए, अभी तक जो भी चल रहा है ज्यादातर मेंबर कहां पर है? ज्यादातर मेंबर पानी में है। पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस उस टाइम तक पानी में ही थे, कुछ पैरासाइट थे तो अलग ही एनवायरनमेंट हो गया उनका। एस्केहेल्मिन्थीस और एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा ऐसे सॉफ्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो मोस्टली पानी में है। आर्थ्रोपोडा जो है वो एक खतरनाक टाइप का एनिमल जो है वो इवॉल्व हुआ। खतरनाक किस लिए? कि उसके पास काइटिनस स्केलेटन था जो उसको क्या कर रहा था? मजबूत बना रहा था, उसको प्रेडेटर से भी बचने में हेल्प करता था, और उनके पास खुद के पास भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स बन रहे थे जो उन्हें एक अच्छा प्रेडेटर बनाते थे। जैसे मान लो क्रैब है, केकड़ा है, मान लो पानी में केकड़ा हुआ है, तो केकड़े के पास क्या होते हैं? तुमने देखा कैसे उसके पास जो अपेंडिसेस होते हैं एकदम टाइटली होल्ड करने वाले, तो खतरनाक टाइप के प्रेडेटर जो है वो इवॉल्व हो रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे एक बार ऐसा लग रहा था कि आर्थ्रोपोडा जो है वही रेस में जीतेगा, इसके सामने तो सारे सॉफ्ट से ऑर्गेनिज्म है, इनका तो ये कचुम्बर बना देगा, ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन आर्थ्रोपोडा जो है उसने ही सबसे पहले फिर ट्राई किया कि मैं जमीन पे रहना स्टार्ट करूं। तो जमीन के ऊपर आया, जमीन के ऊपर आया तो उस केस में क्या हुआ? वो अपने आप को बचा पा रहा है, किसकी वजह से? काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से। तो इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है क्या? काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो कि इसे कवच दे रहा था, मजबूत बना रहा था। लेकिन इस काइटिनस एक्सोस्केलेटन का इसे एक बहुत भारी नुकसान भी हुआ। क्या नुकसान हो गया? कि इस काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, शरीर बहुत बड़ा नहीं हो सकता। शरीर यदि बड़ा होता है इसका तो क्या होता है? एक्सोस्केलेटन की वजह से भारी हो जाता, फिर ये भाग नहीं पाता तो प्रे को कैप्चर नहीं कर पाता। तो इसीलिए इसके साथ एक दुर्घटना हो गई एक तरीके से कि रेस में सबसे आगे और आगे बढ़ाने वाला जो एक फैक्टर था काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यही इसके लिए क्या बन गया? यही इसके लिए ड्रॉबैक बन गया। अब दो ही ऑप्शन बचे, यदि जमीन पर रहना है छोटे रहो, क्यों? काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से बड़े नहीं हो सकते। तो क्या हुआ? इन्होंने डाइवर्सिटी, क्योंकि पहले आ रहे थे तो डाइवर्सिटी शो की, अलग अलग टाइप से मॉडिफाई हुए, लेकिन सारे के सारे साइज में कैसे रहे? छोटे छोटे। मॉस्किटो, हनी फ्लाई, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, तो ये सारे के सारे बहुत सारे इंसेक्ट बने, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। तो ये सब, अब सोचो कोई बच्चा सोचे कि सर स्कॉर्पियन कितना खतरनाक होता है, बिच्छू जो है वो कितना खतरनाक होता है, और हम मूवी में जो देखते बड़ा बड़ा बिच्छू बन गया, बहुत बड़ा बिच्छू बन गया, तो फिर तो वो सबकी चटनी बना देगा। लेकिन क्या होगा? वो बिच्छू यदि बड़ा हो जाता तो वो खुद ही नहीं चल पाता इतना बड़ा बोझा लेकर के, उसके साथ वो ड्रॉबैक आ गया। ठीक है, तो इसीलिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन वैसे इसके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इवोल्यूशन में यही इसके लिए ड्रॉबैक बन गया था। इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन क्या होता है?
व्हाट इज काइटिन? काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट लिपिड की प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? मोनोसैकेराइड की, ओलिगोसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसका पॉलीमर? काइटिन का। काइटिन का। काइटिन का ही पॉलीमर। नहीं नो सर। ग्लाइकोसेमाइन। होमोपॉलीमर ऑफ NH एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ग्लूकोज अमाइन जो है उसका पॉलीमर होता है कौन? ये काइटिन। ये एक चीज ध्यान रखना, हालांकि ये तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ते हो, कई जगहों पर आता है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर NH का पॉलीमर काइटिन होता है, उसका एक्सिस्टेंस प्रेजेंट होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है। देन इसके बाद में इनकी बॉडी देखते हैं, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। अब इनकी बॉडी के अंदर मोस्टली हम देखते हैं कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। क्या क्या है? सिर, वक्ष और उदर। बॉडी जो है उसके अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। हेड, सिर, लेग्स, एब्डोमेन। 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है, कौन सा इंसेक्ट देखा है तुमने? कॉकरोच देखा है क्या? कॉकरोच देखा है? यस सर। सर। इसके बाद यहाँ पर 3 कार्डिनस एक्सोस्केलेटन कुछ इस तरीके से, और इनके अंदर विंग्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। विंग्स जो है वो भी उपस्थित हो सकते हैं, सब में वो जरूरी नहीं है। और जो उधर वाला सेगमेंट है इनके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गए टोटल। ठीक है, तो इस टाइप के सेगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंटीना वगैरह भी प्रेजेंट होता है क्या? यस सर। एंटीना जो है वो भी प्रेजेंट हो सकता है इसके अंदर एज सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग के रूप में इनके पास एंटीना जो है वो प्रेजेंट होता है। और आईज जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती है। ये जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं कंपाउंड आई होगा, कुछ में सिंपल आई, कुछ में कंपाउंड आई उपस्थित, कुछ में सिंपल आई भी होती है, कुछ में कंपाउंड आई भी उपस्थित होती है। तो क्या क्या पार्ट दिख गया? ये वाला पार्ट जो है वो हेड दिखा, उसके बाद में थोरैक्स और उसके बाद में एब्डोमेन, 3 पार्ट। और यहाँ पर इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस क्या है? फीट होते हैं। जॉइंटेड फीट जो है वो प्रेजेंट होता है, लेग प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोडा नाम रखा हुआ है ना। तो इनके पास कितने हैं? कितने जॉइंटेड लेग होंगे? 3 जोड़ी। कितने जॉइंटेड लेग होते हैं? 3 पेयर की 4 पेयर? 3। कुछ के अंदर 3, अंदर 4 पेयर। इंसेक्टा के अंदर 3 पेयर, और ये मान लो एरेक्निडा की बात करूं तो 4 पेयर। तो ऐसे जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो जनरल स्ट्रक्चर हुआ, बट ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, तो मेरे माइंड में क्या चल रहा था? मेरे माइंड में चल रहा था इंसेक्टा। ये डायग्राम जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं तब मेरे माइंड में क्या चल रहा है? इंसेक्टा चल रहा है। लेकिन यदि मैं तुम्हें बताऊं किसके बारे में? एरेक्निडा के बारे में। एरेक्निडा, एरेक्निडा का मेंबर कौन है? एरेक्निडा का मेंबर कौन है? बिच्छू। बिच्छू और मकड़ी। वेरी गुड। स्पाइडर हुआ, स्कॉर्पियन हुए, तो वो किसका मेंबर है? वो एरेक्निडा का मेंबर है। तो क्या तुमने ज्यादा ठीक से देखा हुआ है? बिच्छू देखा हुआ है कि मकड़ी देखी हुई है? मकड़ी सर। दोनों देखे हैं सर। दोनों देखे। यदि मान लो, चलो मकड़ी बना लेते हैं। यदि तुमने मकड़ी देखा है तो मकड़ी में हम क्या देखते हैं? मकड़ी में एक आगे ऐसा एक पार्ट होता है और पीछे दूसरा पार्ट, 2 ही पार्ट होते हैं उसके अंदर। बॉडी के अंदर 2 ही पार्ट। इस आगे वाले पार्ट पे हम देखते हैं यहाँ पर उसकी आईज होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर डिफरेंट माउथ पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4
1 2 3 4 यानी कि 4 पेयर जो है वो इसके पास में क्या होते हैं, अपेंडिसेस होते हैं, पैर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का होता है। तो अब यहाँ पर तो हमें दो ही पार्ट दिख रहे हैं, मकड़ी को कभी ध्यान से देखा होगा तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीनों पार्ट दिख रहे क्या? बोलो, देखा क्या कभी? कुछ बच्चे बोले आज हम मकड़ी पकड़ के देखेंगे, आज ही हम स्पाइडरमैन को ठीक से देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, अब क्या हुआ, हेड और थोरैक्स वाला पार्ट फ्यूज हो रहा है। तो यदि तुम एडमिटर का एग्जांपल ले रहे हो, चाहे तुम मकड़ी का एग्जांपल ले लो, चाहे तुम स्कॉर्पियन का एग्जांपल ले लो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तुम देखोगे कि हेड और थोरैक्स वाला जो पोर्शन है वो आपस में फ्यूज होकर के एक सेगमेंट बन जाता है। यानी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको अब हम क्या नाम देंगे, ये है सिफेलोथोरैक्स। क्या होता है, सिफेलोथोरैक्स होता है। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है एब्डोमेन। तो कुछ मेंबर्स के अंदर हमें बॉडी के अंदर हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन ऐसे पार्ट दिखेंगे, और कुछ मेंबर जो होंगे उनके अंदर हमें हो सकता है सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन ऐसे ही पार्ट दिखेंगे। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है वो देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इनके अंदर भी हम जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको एक एक सिस्टम करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होगा, इनका माउथ से लेकर के एनस तक होगा, माउथ टू एनस इनका भी सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड है। अब ग्लैंड्स वगैरह जो है वो सब इनके अंदर भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका काफी ज्यादा डेवलप होगा, या बोल दूं तो एनिलिडा से भी ज्यादा एडवांस टाइप का सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा किसका, आर्थ्रोपोडा का। लेकिन यहाँ पर जो इनके माउथ पार्ट्स हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के हैं। माउथ पार्ट्स अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। कैसे कि कुछ के माउथ पार्ट जो है वो कटिंग टाइप के हैं, चीजों को कट कर रहे हैं, कटिंग। ऐसा मैंडिबल जैसा बना हुआ है, याद होगा अर्थवर्म का भी, अर्थवर्म नहीं सॉरी, कॉकरोच जो है उसका भी तुमने माउथ पार्ट देखा होगा, मैंडिबल होता है, ऐसा कांटे कांटे जैसे बने होते हैं और उससे वो चीजों को कट कर सकता है, कटिंग टाइप के माउथ पार्ट। यस सर, नेबुला भी होता है उसमें। यस, कुछ एनिमल्स जो है उनके अंदर माउथ पार्ट जो है वो साइफोनिंग टाइप के होते हैं। साइफोनिंग जो है वो कुछ इस तरीके के सकिंग टाइप के होते हैं, जो अपने फूड के ऊपर स्पॉन्जी टाइप का है और उससे वहां से फूड सक कर ले रहा है, जैसे हाउस फ्लाई वगैरह। ठीक है, कुछ तो होते हैं उनके अंदर माउथ पार्ट जो है पियर्सिंग टाइप का होता है। पियर्सिंग टाइप का मतलब सुई जैसा, नीडल है। तो जैसा जैसे साइफोनिंग का मीनिंग क्या बताया? साइफोनिंग मतलब सक्शन टाइप का, सक्शन। थैंक यू सर। तो उस टाइप का होता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं किसके, हाउस फ्लाई के। कुछ के अंदर क्या है, पियर्सिंग टाइप का है, जो क्या कर रहा है, जो बॉडी के अंदर पियर्स कर रहा है और नीडल जैसा है, वहां से अपना ब्लड सक कर रहा है। तो इस टाइप से वेरिएशंस जो है वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं किसके अंदर, माउथ पार्ट्स के अंदर। क्लियर हो गई? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है, माउथ टू एनस होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट मेंबर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें, श्वसन कैसे होता है? रेस्पिरेशन के लिए इनके पास डिफरेंट टाइप का ऑर्गन हो सकता है। कुछ के अंदर होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो किसके अंदर होता है? कॉकरोच के अंदर। बहुत सारे मेंबर है जिनके अंदर हम देखते हैं ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकियल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, बॉडी के ऊपर स्पाइरल ओपनिंग होती है, इसको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और ये ट्रेकिया के थ्रू, ये ट्रेकिया डायरेक्टली ओपन होता है किसके अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर, जो हीमोसील है उसके अंदर, हीमोलिम्फ सॉरी, उसमें हीमोलिम्फ भरा होता है हीमोसील के अंदर, तो वहां पर डायरेक्टली ओपन होगा तो डायरेक्ट एक्सचेंज होगा गैस।
यानी यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैस का किसके, बॉडी कैविटी और ट्रिकिया के बीच में, तो उस टाइप का होगा। या फिर और किस टाइप का हो सकता है, और कुछ के अंदर हम देखते हैं जो एक्वेटिक है उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स या फिर बुक गिल्स। गिल्स का अरेंजमेंट यानी जैसे बुक के पेजेस होते हैं उस टाइप का ऑर्गन होता है, तो हम उसे बुक गिल्स बोलते हैं। तो ट्रेकिया हो सकता है, गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, और बुक लंग हो सकता है। किसके अंदर होता है बुक लंग, फ्रॉग के अंदर होता है। फ्रॉग के अंदर, तो फ्रॉग कहां पे पहुंचता है, बिच्छू मकड़ी के अंदर, मकड़ी के अंदर, उनके अंदर बुक लंग्स। तो एरेक्निडा मेंबर उनके अंदर हम कॉमनली बुक लंग्स वगैरह देखते हैं। एक्वेटिक मेंबर जो है उनके अंदर हम गिल्स वगैरह देखते हैं। प्रॉन वगैरह जो है उनके अंदर गिल्स देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेशन भी इनके अंदर होता है। ठीक है, बाकी के सिस्टम जो है उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होता है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वो सारी चीजें देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सक्रीशन कैसा होता है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतना अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सर। ठीक है, बाय सर। बच्चों बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट। ये